हेलो एंड वेलकम। जोहार, नमस्कार। मैं एमएस सर की पाठशाला में आप सबों का हजारों बागों की नगरी से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू हंस, तू मुस्कुरा, तू जिंदा है और जिंदगी के नाक में दम कर दे। तब तक दम करना जब तक आपकी मंजिल आपको ना मिल जाए। तो आज फिर से मैं केमिस्ट्री की जो दूसरी चैप्टर है उसका दूसरा पार्ट के साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ उपस्थित हूँ। आपको ये जानकारी होगा ही कि इस बार बोर्ड के एग्जाम में 30 नंबर ऑब्जेक्टिव आएगा। तो 30 नंबर के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको 30 का 30 आ जाए। इसी के तहत ये सीरीज आया हुआ है। इसका पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड है और चैप्टर 1 भी अपलोड है, उसको देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या आज की महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके साथ है। क्या क्वेश्चन बनता है, अम्ल एवं क्षार एवं लवण के टॉपिक से संगमरमर का रासायनिक नाम क्या होता है। तो संगमरमर आप तो देखे होंगे, संगमरमर एक पत्थर है, लेकिन बनता कैसे है। तो बनता कैसे ये तो पूछा नहीं, लेकिन ये पूछा है कि उसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो कैल्शियम और कार्बोनेट, उसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये आपको ऑप्शन में कैल्शियम कार्बोनेट ये ऐसे भी नहीं लिख सकता है हिंदी में, और वहां पे लिख देगा कि CaCO3, तो भी आप घबराइएगा नहीं, वो वही चीज है, दोनों का मीनिंग एक ही है। कैल्शियम कार्बोनेट वही है। तो दोनों का मतलब क्या होता है, संगमरमर। चलिए, तो संगमरमर को मैंने दिखाया। संगमरमर के पत्थर आप आ सकते होंगे, घरों में यूज किया जाता है, बहुत जगह यूज होता है। तो याद रखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम के बने होते हैं वो। तूने जल में CO2 गैस प्रवाहित करने से दुधिया रंग होने का क्या कारण है। मतलब चूना को पानी में घोलिए तो क्या हो गया, चूने का जल हो गया, उसमें CO2 गैस डाल दीजिए, अब क्या हो जाएगा, वह थोड़ा दुधिया रंग के दूध के जैसा दिखने लगेगा। या कह सकते हैं कि जब पानी और चूना को H2O और कैल्शियम को जब अभिक्रिया कराते हैं तो उससे CO2 गैस भी निकलता है और उसका कलर जो हो जाता है दुधिया हो जाता है। तो इसका क्या कारण है, इसका कारण है CaCO3 का बनना। इसका क्या कारण है, कैल्शियम कार्बोनेट का बनना। कैल्शियम कार्बोनेट बनना लगता है, वही कैल्शियम कार्बोनेट जिसका सूत्र होता है संगमरमर का, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चूना जल का रासायनिक नाम क्या है। चूना और जल जब मिलता है तो उसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, सूत्र क्या होता है, CaOH का होल 2, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मतलब जब चूना और जल मिलता है रासायनिक घोल बनता है, तब ध्यान रखिएगा चूना और जल को मिला दिए तो घोल बनता है, लिक्विड बन जाता है, तो उसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं और उसका सूत्र ये होता है। किसी अभिक्रिया में, कोई भी अभिक्रिया हो रही है, किसी अभिक्रिया में गैस निकल रही है, कौन सी अभिक्रिया हो रही है यहाँ भी चर्चा नहीं है, लेकिन गैस निकल रही है, उसके पास जलती हुई तीली ले जाया जाता है तो गैस फटफट की ध्वनि के साथ जलती है, वह गैस क्या होगा। तो आप क्रियाकलाप किए होंगे बुक में कि जब भी कोई भी धातु के अभिक्रिया कराया जाता है तो उसके साथ एक गैस निकलता है, वो होता है हाइड्रोजन गैस। इसकी चेक करने के लिए मोमबत्ती या माचिस की तिल्ली को आग लगा करके उसको नजदीक लेना था, तो जैसे वो जाएगा आग के साथ संपर्क करेगा हाइड्रोजन और वह चटचट की या फटफट की ध्वनि निकलेगी, तो वह कौन है, हाइड्रोजन। और इसका सूत्र तो आपको पता है। चलिए चलते हैं, जलती हुई सन्टी को बुझा देती है, या कह सकते हैं कि कोई भी चीज जल रहा है, कोई भी पदार्थ जल रहा है, जैसे ये मेरे हाथ में मार्कर है यही जल रहा है, या कोई पेपर कोई लकड़ी कुछ भी जल रहा है, तो उसको बुझाने के लिए किसका उपयोग कर सकते हैं, वह कौन सा गैस है जो उसको बुझा दे। तो जलती हुई ज्वाला को या जलते हुए कोई पदार्थ को कौन सा गैस बुझा देता है, तो वह है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड ही वह है क्या करता है, उसको बुझा देता है। कैसे, तो जैसे CO2 वहां छोड़ेंगे तो जिस ऑक्सीजन को जब उससे आग की लपटों तक ऑक्सीजन को जाना रोक देता है, और वह जब आग जो ऑक्सीजन के संपर्क में आकर के जलता है उसके संपर्क में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, अर्थात उसके ज्वाला धीरे धीरे कमजोर होते चले जाएंगे और जल जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि CO2 जो है ऑक्सीजन से तरफ भारी होता है, उसके वजह से उसके चारों ओर फैल जाता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। धातु की ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है। कोई भी धातु, जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो आपको पता है कि
ऑक्साइड बनाती, धातु ऑक्साइड बनाया। अब उसकी प्रकृति चेक किया जाए तो वो कैसी होती है, तो भाई उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। अम्ल तथा क्षारक की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? जब अम्ल और क्षारक को मिला दिया जाए तो क्या होगा? इसको बोलते हैं उदासीनीकरण। इसको बोलते हैं उदासीनीकरण। न्यूट्रलाइज कर देते हैं दोनों, कोई खत्म ना अम्ल का प्रभाव दिखेगा न क्षारक का प्रभाव दिखेगा, दोनों को समाप्त करना है तो आपस में अभिक्रिया करा दिए, उसे बोलते हैं उदासीनीकरण। धातु ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं। धातु ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है। अतः धातु ऑक्साइड होते हैं क्या? तो धातु ऑक्साइड क्या होते हैं हम लोग पहले देख चुके हैं, उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। फिर से सुन लीजिए, धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या प्राप्त होगा? लवण और जल। ध्यान रखिएगा, लवण और जल कैसे मिलेगा? इनके अभिक्रिया से। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। सभी अम्लों में होता है, कोई भी अम्ल में क्या होता है? तो उसमें होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सभी अम्लों में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन। अम्ल जलीय विलयन में उत्पन्न करता है। कोई भी अम्ल को जब जलीय विलयन में मिलाया जाता है या उसको अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या होता है? हाइड्रोजन आयन, मतलब हाइड्रोजन धनायन के रूप में पाया जाएगा, ध्यान रखिएगा H+ आयन। क्षार जलीय विलयन में उत्पन्न करता है। क्षार जब जलीय विलयन में मिलेगा तो क्या उत्पन्न करेगा? तो हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करेगा। वो तो ठीक है, लेकिन ये प्लस की माइनस, तो ध्यान रखिएगा माइनस। उसके बाद जल में घुलने वाला क्षारक क्या कहलाता है? कोई भी क्षारक जो जल में घुल जाता है उसे क्या कहते हैं? तो वह होता है क्षार। क्षार वह होता है जो जल में घुल जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जल तथा अम्ल के बीच कौन सी अभिक्रिया होती है? तो जल और अम्ल के बीच जो अभिक्रिया होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी। जल तथा अम्ल के बीच जो अभिक्रिया होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयन में कमी होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आयन की सांद्रता में क्या हो रहा है? आयन की कमी हो रही है, प्रति इकाई आयन की कमी हो रही है। इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं तनुकरण। इसे क्या कहेंगे? तनुकरण। आपसे यह भी पूछ सकते हैं कि तनुकरण क्या है? तो आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी, प्रति इकाई आयतन में कमी को तनुकरण कहते हैं। अगले प्रश्न, जो अंतिम प्रश्न है आज का, अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल क्या कहलाते हैं? उसे परबल अम्ल कहते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन में पूछे जा रहा हूं, वह है दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? उसको आप सभी को कमेंट करना है, तभी तो पता चलेगा कि मुझे आप कितनी तैयारी कर रहे हो। मेरे ही भरोसे बैठे हो कि बुक पढ़ रहे हो। बुक पढ़ना जरूरी है। तो उम्मीद करते हैं मेरे साथ आप भी मेहनत कर रहे होंगे अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए। अगर मेरा प्रयास, ये जो MCQ मेरे आपके लिए ला रहा हूँ, अगर यह प्रयास अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।